और जब 60% ओबीसी इकट्ठा होकर के अपनी गिनती के लिए, अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए जब वोट करेगा, तो कोई भी सरकार हो उसकी मजबूरी है हमारी समस्या का समाधान करना, क्योंकि वोट हमारा ज़्यादा है। तो जब हम इस देश की विधायिका में, इस देश की कार्यपालिका में, इस देश की न्यायपालिका में, इस देश की मीडिया में, इस देश के कल कारखाने में, इस देश के उद्योग धंधे में, इस देश की ज़मीनों में जब हम 60% हिस्सा ले लेंगे तो हम पिछड़े रहेंगे। अगर हम 60% हिस्सा पा गए तो अपने आप ही अगड़े हो जाएंगे। तो जो अगड़े होने का काम है वो तो हम कर नहीं रहे हैं, जिससे हम अगड़े हो सकते हैं वो काम हम कर नहीं रहे हैं, और जिस काम से हम और ज़्यादा पीछे जाएंगे वो काम हम कर रहे हैं। बिरादरी के नाम पर जितना डिवाइड होंगे उतना हम पीछे जाएंगे, क्योंकि बिरादरी हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई। अगर हमारे बाप दादा ने जाति व्यवस्था बनाई होती तो बनाने वाला आदमी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने को ही नीचे रख ले लात जूता खाने के लिए। कम से कम बनाने वाला आदमी अपने को नीचे क्यों रखेगा, वो तो अपने को ऊपर रखेगा ना। अगर हमारे किसी पुरखे ने, यादव के पुरखे ने, कुर्मी के पुरखे ने, मौर्या के पुरखे ने, पाल के पुरखे ने, निषाद के पुरखे ने, प्रजापति के पुरखे ने, अगर हमारे बैकवर्ड समाज के किसी भी के पुरखे ने जाति व्यवस्था बनाई होती, पूर्वजों ने बनाई होती, तो क्या करते? अपनी जाति को सबसे ऊपर रखते। कम से कम बनाने वाला इतना अक्लमंद तो होगा ना कि अपने को ऊपर रखा जाए। लेकिन अगर हमारे लोगों ऊपर नहीं हैं और हमारे लोग नीचे हैं और अपमानित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बाप दादा ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई। जाति व्यवस्था हमारे पुरखे पूर्वजों ने नहीं बनाई, बल्कि जाति व्यवस्था जो जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर है उसने बनाई, और सबसे ऊपर ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तब भी हमको लड़ाकर बांटने के लिए जाति व्यवस्था बनाई। अंतिम मौर्य राजा जो राजा वृद्धरथ थे, राजा वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण जो उनके सेनापति था उन्होंने, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने राजा वृद्धरथ की हत्या की। और सम्राट वृद्धरथ की हत्या करने के बाद में जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई कि इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर ये इकट्ठा रहेंगे तो जाति व्यवस्था बनाकर हमारे लोगों को विभाजित करने का काम किया, बांटने का काम किया। आप मनुस्मृति पढ़ो तो उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, काल्पनिक बात मैं नहीं बोल रहा हूं कोई। ये जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, और ब्राह्मणों ने जो जाति व्यवस्था बनाई वो हमको विभाजित करने के लिए बनाई। अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम विभाजित रहेंगे तो एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाएंगे, दूसरी जाति को तीसरी जाति से लड़ाएंगे, तीसरी जाति को चौथी जाति से लड़ाएंगे, चौथी जाति को पांचवी जाति से। अच्छा आप बताओ, 3743 जातियां ओबीसी में है, किसी एक जाति का दूसरी जाति पर विश्वास है? नहीं। क्यों नहीं भाई? सब तो ओबीसी है, क्यों विश्वास नहीं? ये झगड़ा लगाया गया। अच्छा कौन सी जाति बहुत आगे चली गई जिसका हाई कोर्ट पर कब्जा हो गया, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा हो गया, चुनाव आयोग पर कब्जा हो गया, संसद पर कब्जा हो गया? ऐसी कौन सी जाति आगे चली गई? कोई भी बैकवर्डों की जाति ऐसी आगे नहीं गई। लेकिन फिर भी हर जाति क्या सोचती, नहीं हम पीछे हैं दूसरी आगे, हम पीछे हैं दूसरी आगे, हम पीछे हैं दूसरी आगे। और इसके चक्कर में जो ईर्ष्या पैदा होती है तो हम ओबीसी की दूसरी जाति के समर्थन में नहीं खड़े होंगे, हम भले ही ब्राह्मण के समर्थन में खड़े हो जाए। तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा ब्राह्मणों को मिल रहा है, हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। जाति और जाति के नाम पर जो द्वेष है उसका फायदा ब्राह्मणों को मिल रहा है। ये जो जाति व्यवस्था है ये जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। जो बनाएगा फायदा उसी का होगा। आप गाड़ी खरीदे हो अपने काम के लिए खरीदे हो, हमारे काम के लिए तो खरीदे नहीं। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई तो अपने काम के लिए बनाई है, तो उनका काम कर रही है, हमारा काम नहीं करेगा। अगर हमको अपना काम लेना है तो हम जितना हो सकता है उतना हमको संगठित करने की जरूरत। उदाहरण के लिए जैसे शेड्यूल कास्ट को अधिकार क्यों मिल गया? आपसे कम संख्या ना शेड्यूल कास्ट, कितनी संख्या? 15%। आपकी कितना है? 60%। शेड्यूल कास्ट की कितना? 15%। शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिल गया, आपको क्यों नहीं मिला? जिसकी आबादी 15% है उसको अधिकार मिल गया, आपकी आबादी 60% है, आपको अधिकार नहीं। क्यों?
क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग अपने हक अधिकार के बारे में जागृत हैं, वो लड़ाई लड़। अगर आप चौराहे पर खड़े हो जाओ और शेड्यूल कास्ट के 10-20 आदमी को पूछो कि कौन सी क्या हो, बोलेगा एससी हूँ। जब आप दोबारा पूछोगे एससी में क्या हो, तब वो बोलेगा मैं चमार हूँ, कोरी हूँ, पासी हूँ। उसके बाद बताएगा, लेकिन पहले बताएगा मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, एससी। आप चौराहे पर 10-20 शेड्यूल कास्ट के आदमी को पूछ लो, लेकिन आप ओबीसी के लोगों को पूछो चौराहे पर खड़े होकर के क्या हो, पहला आदमी बोलेगा यादव हूँ, दूसरा बोलेगा कुर्मी हूँ, तीसरा बोलेगा लोधी हूँ, चौथा बोलेगा मौर्या हूँ, पांचवा बोलेगा प्रजापति हूँ, छठा बोलेगा पाल हूँ। अब ओबीसी कोई मिला इसमें आपको? शेड्यूल कास्ट का आदमी तो जैसे आप पूछते हो शेड्यूल कास्ट मिलता है, लेकिन जब ओबीसी के आदमी से आप पूछते हो क्या हो, तो क्या इसमें कोई ओबीसी मिलता है? वो अपनी बिरादरी को पहले नंबर पर रखता है ओबीसी का। मैं जानता हूं कि हजारों साल से दिमाग में घुसा दिया गया है, तो एक दिन में तो निकलेगा नहीं, लेकिन कम से कम जैसे क्षत्रिय बनने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो उसका 10% मेहनत अगर ओबीसी बनने के लिए कर दो कि हम चौराहे पर खड़े हों, क्या हो भाई ओबीसी। अगर यादव भी बोले ओबीसी है, कुर्मी भी बोले ओबीसी है, मौर्या भी बोले ओबीसी है, निषाद भी बोले ओबीसी है, प्रजापति भी बोले ओबीसी है, बघेल भी बोले ओबीसी है, लोधी भी बोले ओबीसी है, तो ओबीसी है ना। फिर ओबीसी 60% हो गए। जब हम ओबीसी हो गए तब हम 60% हो गए, और जब हम बिरादरी हो गए तो जब राष्ट्रीय लेवल पर उसका आंकड़ा निकलेगा ना, तो पॉइंट में आएगा। स्टेटों में तो चलो आप कुछ आधा %, पौना % निकाल लोगे, 2%, 4% भी कुछ बिरादरी निकल सकती हैं, लेकिन जब आप सेंट्रल लेवल पर आंकड़ा निकालोगे तब वो जाएगा। तो इससे तो एक बिरादरी से कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए अगर हमको 60% बनना है तो ओबीसी बनना पड़ेगा। अच्छा, ओबीसी बनने से फायदा क्या है? जब तक हम बिरादरी के बने हैं तो आंख मूंद कर बिरादरी के नाम पर बिरादरी के नेता को समर्थन कर रहे हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं? एक ही मुद्दा है, बिरादरी। फिर वो बिरादरी जाके उधर टिकट ले लेता, उधर मंत्री बन जाता है, फिर वो हमारे सारे लोगों का वोट ले लेता है, कहाँ? उधर बीजेपी या कांग्रेस में शिफ्ट करा देता है, या जहाँ भी शिफ्ट करा दे। फिर वही लोग जिनको हम वोट देते हैं, वही लोग हमारे हक अधिकार पर कुल्हाड़ी चलाने का काम करते हैं। फिर जिसको आपने बिरादरी के नाम पर भेजा वो चुप, वो कुछ बोलता ही नहीं। तो ये बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन जब हमारे लोग ओबीसी मानेंगे तो ये भी जानेंगे कि ओबीसी के अधिकार क्या है। बिरादरी मानोगे, बिरादरी के क्या अधिकार है? बिरादरी के संविधान में कोई अधिकार नहीं है। संविधान में जो अधिकार है वो ओबीसी का है। बिरादरी का, किसी यादव का ये अधिकार है, किसी कुर्मी का ये अधिकार है, किसी लोधी का ये अधिकार है, किसी मौर्या का, ऐसा संविधान में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ओबीसी का अधिकार है। तो ये जो ओबीसी का अधिकार है, जब ओबीसी मानोगे तो जानोगे ओबीसी का अधिकार क्या है, और जब जानोगे ओबीसी का अधिकार क्या है तो बोलोगे यार ओबीसी का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ओबीसी के अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उसके साथ ही जाना है, बाकी किसी के साथ नहीं जाना। तब तो बात होगी ना, तब बात बनेगी, तब लोग डरेंगे कि ओबीसी अब ओबीसी के अधिकार के साथ जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने वाले के साथ जा रहा है। अब इसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शायद 28 मंत्री के करीब बनाए। बड़ा प्रचार चल रहा है, बड़ा हल्ला चल रहा है कि भाई बहुत पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बना दिया। एक तरफ 27-28 मंत्री बनाए और दूसरी तरफ 27% कोटा नीट के सेंट्रल कोटे में गायब कर दिया। अब जितने मिनिस्टर बने उनमें से एक भी मिनिस्टर बोला क्या उधर? अरे वो जो शिक्षा मंत्री ने घोषित किया ना, धर्मेंद्र प्रधान, वो खुद ही ओबीसी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने घोषित किया, वो खुद ही ओबीसी है। तो एक आदमी को मंत्री बनाना, पूरे समाज का वोट लूटना और लूटने के बाद उसी समाज का सत्यानाश करना, ये सस्ता सौदा है या महंगा सौदा है? ये हमारे लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन उनके लिए सस्ता है। हमारे लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। आउटलुक ने एक खबर छापी, संकट टालने के लिए बढ़ाया कुनबा।
जो लोग आउटलुक पढ़े होंगे उनको पता होगा। संकट टालने के लिए बढ़ाया, तो संकट ओबीसी के लोगों के ऊपर आया था कि मंत्री नहीं बनते तो मर जाते। ओबीसी पर संकट नहीं आया था, सरकार पर संकट आया था कि 22 में चुनाव आने वाला है। और पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आया उससे योगी जी की दौड़ कभी दिल्ली लगती है तो कभी केशव मौर्य के घर तक पहुंचना पड़ता है। ये पंचायत चुनाव के रिजल्ट का असर हुआ है। तो बोला कुछ बिरादरी के नेताओं को अगर मिनिस्टर बना देते हैं और उनका चेहरा दिखा करके इनका वोट हासिल कर लेते हैं तो इनका सत्यानाश तो कर ही रहे, लेकिन सरकार रहेगी तभी सत्यानाश करेंगे। तो सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए। वैसे 2017 में क्या कहा था, केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वोट लिया केशव मौर्य के नाम पर, वोट लिया अनुप्रिया पटेल के नाम पर, वोट लिया ओम प्रकाश राजभर के नाम पर। और जब मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तब तो केशव को उप बनाकर चुप कर दिया। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कभी किसी ने कहा था कि इनको भी मुख्यमंत्री बनाए? कभी किसी ने नहीं कहा, मगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। और योगी ने जितने फर्जी इनकाउंटर यूपी में हुए उसमें सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों के फर्जी इनकाउंटर हुए। कोई पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं बोल रहा। महिलाओं के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है पिछड़े वर्ग। बलिया में एक पाल बिरादरी के आदमी को गोली मार दिया पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने। कौशाम्बी मौर्य जी का जनपद है ना, वहां कुशवाहा की हत्या कर दिया पंडितों ने। प्रतापगढ़ में पटेलों की हत्या कर दिया। राठ में, हमीरपुर में दीपिका लोधी को आत्महत्या करना पड़ा क्योंकि पंडित लोग चुनाव जिताने के बाद में फिर उसको नाचने के लिए मजबूर कर रहे थे। पुलिस ने कार्यवाही नहीं किया, इतना प्रताड़ित हुई कि आत्महत्या करना पड़ा। एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन क्या पिछड़े वर्ग के लोगों ने कोई आंदोलन चलाया कि भाई शेड्यूल कास्ट के लिए एट्रोसिटी एक्ट है, अगर शेड्यूल कास्ट के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करता है तो एट्रोसिटी एक्ट है। लेकिन क्या ओबीसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो तो इसके लिए कोई एट्रोसिटी एक्ट बना है? कोई एट्रोसिटी एक्ट नहीं बना। और सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है, घरों पर कब्जा हो रहा है, हत्याएं हो रही, अधिकारियों कर्मचारियों का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हो रहा है। लोकतंत्र में गोली चलती है, गोली नहीं चलती। जब गोली तोप तलवार चलती थी तब हमारे पुरखे किसी से पीछे नहीं थे राजा बनने। जब तोप तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर और जब राजपाट लिया जाता था तो हमारे पुरखे किसी से पीछे नहीं थे। आज बोली बोलने का समय है, बोली बोलना सीखना पड़ेगा पिछड़े वर्ग के लोगों को। अगर बोली बोलना हम सीखेंगे लोकतंत्र में तो हमें हमारे हक अधिकार मिलेंगे, केवल अधिकार नहीं मिलेंगे। जिसको बोली बोलना आता है वो शासक बन जाता है। और हमारी तो आबादी ही 60% है, तो हम तो शासक बन जाएंगे अगर हमको अपनी बोली बोलना आ जाए। लेकिन हमारी समस्या है कि हम सुनते उनकी हैं तब बोलते हैं, हम अपनी तो बोलते ही नहीं। एक विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, अभी मरा या बचा है ये भी कंफर्म नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है असली विकास दुबे तो बचा हुआ है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। मगर ब्राह्मणों ने पूरे प्रदेश भर में हंगामा खड़ा कर दिया कि ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा। गैंगस्टर के मारे जाने से हमारे तमाम नौजवानों को पुलिस ने एनकाउंटर किया जिनके ऊपर कोई खास केस नहीं थी। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग, हम अपनी आवाज, और जब उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा था, हमारे लोग भी कहने लगे हाँ हो तो जरूर रहा है। बांदा में 15 में से 11 ठाकुर भर दिए गए। अगर ब्राह्मणों को भी बराबर हिस्सा मिल गया होता तो हम लोगों को पता चलता क्या है? अरे वो तो पता इसलिए चल गया कि ब्राह्मणों को भी हिस्सा नहीं मिला, 15 में से 11 ठाकुर हो गए तो ब्राह्मण चिल्लाने लगे तो हमको भी पता चल गया कि ओबीसी को भी हिस्सा नहीं मिला। नहीं तो ओबीसी के लोग तो पता ही नहीं करते कि हमारा हिस्सा कहाँ है। हम तो मस्त हैं बिरादरी के नशे में और धर्म के नशे में, या तो बिरादरी के नेता के नशे में या तो धर्म का अफीम खा के मस्त है। तो अगर हम अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जागे तो आज़ादी का 74 साल का 7400 साल में हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिले।
और इसीलिए तो हम कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, मगर 8वां अजूबा हम खुद पिछड़े वर्ग के लोग हैं। क्योंकि इतनी आबादी होने के बाद भी हमको रोना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। तो 8वें अजूबे से कम है क्या? जिसकी आबादी 60% है उसको रोना पड़ रहा है कि हमारी गिनती नहीं हो रही भाई साहब। तो ये रोना अगर हम रो रहे हैं तो इसका मतलब हम दुनिया के 8वें अजूबे हैं। मगर हमने ये कभी अपनी तरफ देखा ही नहीं। हम किताबों में पढ़ लिए कि 7 हैं तो 7 ही मान लिया। तो अब कम से कम देख लो कि 8वें हम ओबीसी के लोग हैं, और ज़्यादा दिन तक हम बने नहीं रहना चाहते 8वें अजूबा। इसलिए यात्रा चला रहे हैं कि हमको भी हमारे हक अधिकार इस देश में मिलने चाहिए। इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा, और लड़ाई लड़ने के लिए पहले हमको अपनी पहचान ओबीसी बनाना पड़े। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है तो हमारे साथ भला नहीं कर सकती, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है तो हमारे साथ भला कैसे करेगी? पहले कांग्रेस ने सत्यानाश किया, अब बीजेपी सत्यानाश कर रही। अगर संविधान सभा में ओबीसी के लोग भी पर्याप्त मात्रा में गए होते तो ओबीसी की लड़ाई भी संविधान सभा में ही हल हो गई होती। जैसे शेड्यूल कास्ट को मिल गया संविधान में, जैसे शेड्यूल ट्राइब को मिल गया संविधान में, वैसे ओबीसी को मिल जाता। फिर 92 तक क्यों आने की जरूरत पड़ती? 92 तक आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि संविधान में ओबीसी के लोगों को नहीं मिला। और संविधान में क्यों नहीं मिला? क्योंकि संविधान सभा के लिए गांधी और कांग्रेस ने एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया। जब अंग्रेजों को भगाना था तब हमारे पुरखों को यह कहा गया कि अंग्रेजों को पहले भगा लेते हैं, बाद में तो घरेलू मामला है, बैठ के समझ ले। तो हमारे लोगों ने सोचा ठीक है, अच्छी बात है, पहले अंग्रेजों को भगा लेते हैं। तो हमारे लोगों ने अंग्रेजों को भगाया। ये भी एक खास बात है। अगर पिछड़े वर्ग के लोग उस लड़ाई में शामिल नहीं होते तो ब्राह्मणों की 7 पुश्त नहीं 700 पुश्त अंग्रेजों को खदेड़ नहीं पाती। 1857 वाले में हमारे लोग ज़्यादा शामिल नहीं थे, तो इसलिए अंग्रेजों ने उसको कुचला। और अंग्रेजों ने कुचला तो ब्राह्मण इतने डर गए कि 1885 तक चिड़ी चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं। और 1885 में जब कांग्रेस बनाया तो अंग्रेज को ही उसका अध्यक्ष बना दिया। इतने डरपोक लोग अंग्रेजों को भगा ले जाते हैं। 1885 में जब कांग्रेस बनाया तो अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया, और एक नहीं कई अध्यक्ष अंग्रेज बनाए, और कहा ये तो हम मनोरंजन करने के लिए कांग्रेस बनाए, बाकी इसका आज़ादी से कोई लेना लादना नहीं, हम अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते। तिलक ने तो यहाँ तक कहा कि अगर अंग्रेज हमको हिस्सा दें जैसे मुगल अपने शासन में देते थे तो फिर अंग्रेजों का राज हमारा राज। और यही हमारे स्वराज्य का मतलब है। हमारे स्वराज्य का ये मतलब नहीं अंग्रेज देश छोड़कर चले जाए। हमारे लोग क्या पढ़ाया जाता है? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा। तो हमारे लोग पढ़ते हैं, बहुत गर्व भी महसूस करते हैं कि स्वराज्य के लिए तिलक बलिदान हो गए, लड़ाई लड़े। अरे तिलक ने कहा कि स्वराज्य का मतलब नहीं अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएं, बल्कि जैसे मुगल ब्राह्मणों को हिस्सा देते थे इसलिए मुगलों के विरोध में ब्राह्मणों ने कोई विद्रोह नहीं किया, वैसे ही अगर अंग्रेज ब्राह्मणों को हिस्सा दें तो अंग्रेजों को राज हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यही हमारा स्वराज है। तो तिलक अंग्रेजों के हमको हक अधिकार मिले इसके विरोध में थे। वो ब्राह्मणों के लिए स्वराज चाहते थे, हमारे लिए नहीं चाहते। 1918 में जब साउथ बोरो कमीशन आया, भास्कर राव जाधव ने ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण मांगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए विधिमंडल में आरक्षण मांगा। तो तिलक उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो तिलक ने कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने, तेली तमोली और कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा। ये बात किसी किताब में पढ़ाई जाती है? ये पढ़ा दिया जाएगा तो हमारे लोग समझ जाएंगे
कि तिलक ब्राह्मणों के लिए लड़ रहे थे, हमारे लिए नहीं लड़ रहे थे। इसलिए आधी बात पढ़ाई जाती है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे, और आधी बात छोड़ दी जाती है कि तेली, तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना, आधी छोड़ दी जाती है। तो हमारे लोगों को पता नहीं चलता। बिहार में त्रिवेणी संघ बनाया था, यादव, कुर्मी, कोयरी लोग उसके नेता थे, त्रिवेणी संघ बनाया था। तो त्रिवेणी संघ के लोग कांग्रेस के लोगों के पास में टिकट मांगने के लिए गए। जब टिकट मांगने के लिए त्रिवेणी संघ के लोग कांग्रेस के लोगों के पास में गए, तो कांग्रेस के लोगों ने त्रिवेणी संघ के लोगों को कहा, तुम में से कोई खद्दरधारी नहीं है, और जो खद्दरधारी नहीं है उसको कांग्रेस टिकट नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, खद्दरधारी लोगों को ढूंढ के लाते हैं, खद्दर पहनने वाले। तो उन्होंने ढूंढा और ढूंढ के खद्दरधारी लोगों को लेकर के गए। बोलो खद्दरधारी लेके आए, अब तो वोट दे, अब तो टिकट दे दो। बोला खद्दरधारी तो ठीक है, लेकिन ये जो खद्दरधारी हैं ये स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिए थे, इनको कैसे दे दें। तो कहा अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम वालों को ढूंढ के लाओ। तो फिर वो स्वतंत्रता संग्राम वालों को ढूंढने चले, फिर स्वतंत्रता संग्राम वालों को ढूंढ के लेके गए। तो फिर कांग्रेस के लोगों ने कहा, वो संसद में साग भाटा बोना है क्या, वहां तुम लोगों को टिकट दे के भेज दें तो उधर साग भाटा बोना है क्या, उधर दूध दूहना है, भैंस पालना है, किस लिए भेज दे तुम लोगों को। तो ये तो इनका चरित्र रहा है, जो घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। ब्राह्मण अगर पिछड़े को 60% दे देगा और हर जगह पिछड़ा 60% हो जाएगा तो अगड़ा हो जाएगा। अरे तो अगड़ा सब तो रहेगा नहीं, जब पिछड़ा अगड़ा हो जाएगा ब्राह्मण पिछड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो 3.5% पर पहुंच जाएगा। जब हम 60 पे पहुंचेंगे तो 3.5 पे पहुंचेगा, और जब वो 3.5 पर पहुंचेगा तो केवल पिछड़ा नहीं होगा, कई गुना अति पिछड़ा हो जाएगा। कितना अति पिछड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो जाएगा। तो ब्राह्मण अपने को पिछड़ा करके हमको अगड़ा क्यों करेगा। तो इसलिए शुरू से ही ब्राह्मणों ने हम लोगों को हमारे हक अधिकार नहीं देने दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, बहुमत भी उनके समर्थन में था, मगर बनने दिया नहीं, बनने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर नेहरू को उतना परेशान नहीं किया होता तो कालेलकर कमीशन भी नहीं बनता। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में लोगों को परेशान किया, कांग्रेस के लोगों को, तब बड़ी मुश्किल से आर्टिकल 340 आया, और आर्टिकल 340 के ऊपर ही कालेलकर कमीशन आया, और आर्टिकल 340 के ऊपर ही मंडल कमीशन आया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं होते तो ये आर्टिकल 340 भी नहीं आता है, और नहीं आता तब तो आज तक भी हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो कानून मंत्री पद से इस्तीफा जो दिया बाबा साहब ने, उसमें लिखा कि मैं नेहरू से बार बार कहने के बावजूद भी वो आयोग नहीं बना रहे हैं, इससे मैं दुखी हूँ, और दुखी होकर इस्तीफा दे रहे हैं। फिर उन्होंने पिछड़े वर्ग की रैलियाँ शुरू किया, तो नेहरू को लगा कि अब पिछड़े वर्ग के लोग तो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ चले जाएंगे। नेहरू ने कहा झुंझुना तो देना पड़ेगा, दो मत दो मगर झुंझुना तो दे दो। तो कालेलकर जो पूना के ब्राह्मण थे उनके नाम का झुंझुना दे दिए। तो झुंझुना दे दिया तो वो झुंझुना लागू तो करना नहीं था, वो तो केवल दिखाने के लिए था, और दिखाने के लिए था तो वो उसको रद्दी की टोकरी में नेहरू ने डालने का काम किया। मंडल ने जब अपनी रिपोर्ट दिया तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने मंडल लागू नहीं किया, जनता पार्टी की सरकार आई तब मंडल लागू हुआ। और जब जनता पार्टी की सरकार आई, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने,